साहब प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज का हमारा विषय बेहद दुखद है। दुखद इसलिए है कि यह शीर्षक ही अपने आप में एक राजनीतिक दल की बेचारगी को प्रदर्शित कर रहा है। हमारा आज का विषय क्या है? हमारा आज का विषय है कांग्रेस को नहीं सहारा, पीके ने किया किनारा। एक राजनीतिक दल जिसका तकरीबन 137 साल पुराना इतिहास है, उस दल के संदर्भ में जब हमारी टीम आज विषय का निर्धारण कर रही थी तो उसने ये शीर्षक निकाल कर दिया। चाहता तो मैं व्यक्तिगत स्तर पर इसे बदल भी सकता था, लेकिन बदला इसलिए नहीं कि ताकि समझ सकें कि हालात किस कदर खराब है। इतना पुराना राजनीतिक दल जिसके पास ऐतिहासिक विरासत है, 50 साल से ज़्यादा इस देश को प्रत्यक्ष तौर पर नेतृत्व देने का अनुभव है, उस दल के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि उसके पास कोई सहारा नहीं है। क्यों? क्योंकि 1977 में पैदा हुआ एक इंसान कांग्रेस का सदस्य बनने से इनकार कर दिया। नाम उनका प्रशांत किशोर है। प्रशांत किशोर कांग्रेस की स्थापना के तकरीबन 90-92 साल बाद पैदा हुए और इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए कि अगर वह कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो राजनीतिक स्तर पर या पत्रकारिता जगत में लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस का अब होगा क्या। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या कांग्रेस ने प्रशांत किशोर को लेकर जिस प्रकार का वातावरण बना दिया था और उसके बाद एक बार फिर प्रशांत किशोर दरवाजे से ही वापस लौट आए, क्या इसके माध्यम से कांग्रेस ने अपनी औरफैयत करा ली, या प्रशांत किशोर ने अपनी अतीत की प्रोफेशनल उपलब्धियों के आधार पर राजनीतिक तौर पर मुकाम पाने की जो कोशिश कांग्रेस में की थी, कांग्रेस उसके फेर में नहीं पड़ी, एक साहसिक फैसला लिया, अपनी पार्टी के प्रति सेवाओं के एवज में वह हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं हुई और इसके चलते वह बात नहीं बन सकी जिसकी उम्मीद पिछले एक पखवाड़े से देश के राजनीतिक जगत में की जा रही थी। तो आज हम इसी पर समझने की कोशिश करेंगे ऐसा हुआ क्या कि बनती हुई बात बिगड़ गई, या वस्तुतः बात बननी ही नहीं थी इसलिए बिगड़ने को लेकर कोई बात नहीं। चार खास मेहमान हमारे साथ इस रोचक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। समझने की कोशिश करेंगे अतीत पर, वर्तमान पर और इसके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव पर इस सिलसिले को शुरू करें उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र एक पंक्ति का है। वो ये कहता है कि सर्वगस्य पे काकिनो निर्णयाभ्युपगमा दोषाय, अर्थात अकेला व्यक्ति यदि सर्वज्ञ भी हो तो भी उसके निर्णय में दोष हो ही सकता है। कालिदास जी ने ये कमाल की बात कही थी। तो क्या कांग्रेस ने कालिदास जी की बात को महसूस करके उसके अनुसार फैसला ले लिया, जिसके तहत प्रशांत किशोर जो आज की तारीख में चुनावी सफलता का पर्याय बन गए हैं देश में, हर राजनीतिक दल कमोबेश कोशिश करता है कि प्रशांत किशोर की सेवाएं अगर उसे मिल जाएं तो सफलता की गारंटी है। पर इसके बाद भी कांग्रेस ने उनके सुझाव और सलाहों के संदर्भ में धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ही हाथ जोड़ लिए, या प्रशांत किशोर ने महसूस किया कि कांग्रेस के संदर्भ में वो जिन उम्मीदों को बांध बैठे हैं, मिलने जुलने के बाद नतीजे में पहुंचे जहाज डूब रहा है, सवार करना बुद्धिमत्ता नहीं होगी, इसलिए उन्होंने अपने आप को किनारे पे कर लिया। इस रोशनी में अपनी चर्चा को आगे बढ़ाता है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ में प्रताप भानु शर्मा जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं, बड़े राजनीतिक नेता हैं, कांग्रेस की सुसंस्कृत परंपरा का हिस्सा हैं। हमारे साथ दीपक विजयवर्गीय जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुखर आवाज़ हैं, अपनी बात खरे लहजे में कहते हैं, थोड़ी कड़वी लग सकती है लेकिन उनके अंदर ईमानदारी रहती है, उसके तहत ही बात कहते हैं। हमारे साथ एक और खरी खरी बात करने वाले व्यक्ति हैं, पूर्व में भाजपा ही रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश इकाई के पहले अध्यक्ष थे, विधायक रहे, संगठन मंत्री रहे, लेकिन अब हम उन्हें राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर ही महसूस करते हैं। वो हमारे साथ है वीरेंद्र पांडे जी के रूप में। और इन सब के बीच में देश के वरिष्ठ पत्रकारों में शुमार राजकुमार सिंह जी भी हमारे साथ। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रताप भानु जी से ही करते हैं और प्रताप भानु जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि पत्रकारिता जगत में बैठे हुए लोग और राजनीतिक क्षेत्र में दिलचस्पी रखने वाले लोग, एक पीके का सहारा क्या ना मिला कांग्रेस को बेसहारा महसूस कर रहे हैं। इस हालात पर आप कुछ कह रहे हैं प्रताप भानु जी, थोड़ा आपकी दृष्टि मिले। नहीं, जरूर कहेंगे। आपने प्रश्न और आज की डिबेट का शुभारंभ मेरे से ही किया है जी, तो मैं जरूर अपने विचारों को और वस्तु स्थिति को रखूंगा आपके समक्ष जी, और हमारे सभी पैनल के साथियों को से भी शेयर करूंगा। जी, देखिए, ये कांग्रेस का एक साहसिक फैसला है। जी, हमेशा कोई भी बड़ा राजनीतिक दल यदि राजनीतिक कंसल्टेंट को रखता है या एडवाइजर को बनाता है तो उसे ड्राइविंग सीट पर नहीं बिठा सकता, जी, उसके हाथ में स्टीयरिंग नहीं दिया जा सकता है। जी, एडवाइजर को एडवाइजर के तौर पर रहना चाहिए और एडवाइजर के तौर पर डिस्कशंस हुए
जी प्रोजेक्शंस उन्होंने दिए, पर जब उनकी महत्वाकांक्षा देखी गई तो कांग्रेस को वो स्वीकार नहीं हुआ। तो इसमें कोई बात है नहीं। उन्होंने काम किया है पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ, नीतीश कुमार जी के साथ उन्होंने काम किया है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के साथ, टीएमसी के साथ भी काम किया है। प्रोफेशनल वो योग्य हो सकते हैं, जी प्रोफेशनल कंसल्टेंसी वो दे सकते हैं, वो एक प्रोफेशनल। कांग्रेस प्रोफेशनल पार्टी नहीं है, जी कांग्रेस आम जनता की पार्टी जी पार्टी है। जी और जो आपने कहा कि तिनके का सहारा या सिर्फ प्रशांत किशोर का सहारा, कांग्रेस को हमेशा कांग्रेस के कार्यकर्ता का सहारा है, देश की आम जनता का सहारा है। हम इसके सहारे राजनीति नहीं कर रहे हैं। जी मुद्दे आते हैं, बदलते हैं, जीत हार होती है। अटल जी भी हार गए, इंदिरा जी भी हारी, कांग्रेस भी कई बार हारी, फिर से पुनरुत्थान हुआ, फिर जी जीते, सत्ता में आए, काम करके बताया। और जो कांग्रेस के चरित्र में आजादी से लेके आज तक का जी एक कैरेक्टर है, जो एक राष्ट्रीयता है, जो जी त्याग है, समर्पण है, जो जी कुर्बानी है, वो उसका कोई मुकाबला थोड़ी किया जा सकता है। कांग्रेस एक मास बेस्ड पार्टी है, कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है, जीत हार होती रहती है। और आज यदि हम विपक्ष में बैठे हैं तो उन ज्वलंत मुद्दों को जो जी जनता से जुड़े हुए हैं, जी चाहे वो तमाम दलील देने की कोशिश कर रहे हैं प्रताप भानु शर्मा जी आप, लेकिन फिर भी मेरे कुछ सवाल हैं। एक व्यक्ति आपके लिए इतना महत्वपूर्ण हो गया कि 16 अप्रैल को उस व्यक्ति ने प्रेजेंटेशन दिया, आपने पी चिदम्बरम के नेतृत्व में कमेटी बनाकर उसकी समीक्षा की, आपने जो भी बचे खुचे राज्य उनके मुख्यमंत्रियों को बुलाकर इस बात पर बात की कि प्रशांत किशोर का क्या करना है, कैसे करना है। 10 दिन 12 दिन तक पूरे देश में आप इस बात की चर्चा चलाए और उसके बाद में आपने प्रशांत किशोर को खारिज नहीं किया। प्रशांत किशोर ने आपके प्रस्ताव को खारिज कर दिया। साफ तौर पर उन्होंने लिख दिया कि आप जो प्रस्ताव दे रहे हैं वो उन्हें मंजूर नहीं है, आप उन्हें सिपाही बनाना चाहते हैं और वो सरदारी चाहते थे। साफ तौर पर बात ये निकल कर आई और उन्होंने साथ में बता दिया कि आपके संदर्भ में मुझसे भी ज़्यादा जरूरत तो एक कठोर इच्छा शक्ति की, नेतृत्व क्षमता की है। इस पर भी कोई टिप्पणी कीजिए ना प्रताप भानु जी। इस पर तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने टिप्पणी कर दी जी उनके प्रेजेंटेशन के लिए धन्यवाद दे दिया, जी उनकी सलाह के लिए धन्यवाद दे दिया। जी इससे बड़ी टिप्पणी क्या हो सकती है। जी कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है, हम उसको कॉरपोरेट तरीके से नहीं चलाना चाहते, पर हाँ, समय की आवश्यकता के अनुसार यदि कोई अपनी सलाह देना चाहता है, कोई प्रोटोकॉल में आकर जुड़ना चाहता है, तो जैसा मैंने पहले कहा, उसे मॉनिटरिंग कमेटी का, स्टीयरिंग कमेटी का या डिसीजन मेकिंग कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। उनके प्रेजेंटेशन को देखा जा सकता है, वो देखा गया, फिर कमेटी सोनिया जी ने बनाई। कोई एक या दो लोग फैसला नहीं करते हैं, ये एक डेमोक्रेटिक तरीके से उसकी समीक्षा की गई। तरीके से एक बात करने की कोशिश थी। ड्राइविंग सीट पर नहीं बिठा सकते थे, ये कहना है प्रताप भानु जी का। लेकिन मेरे साथ में दीपक विजयवर्गीय जी हैं। प्रशांत किशोर के संदर्भ में जब भी जिक्र आता है तो बताया जाता है कि जो सफलता भाजपा को मिली उसके रणनीतिकार प्रशांत किशोर थे। 2011 में नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े, 2012 के चुनाव में तीसरी बार गुजरात में वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, 2014 के संदर्भ में चाय पर चर्चा से लेकर ना जाने कितनी ही कहानियां प्रशांत किशोर के साथ जुड़ी हुई हैं। ऐसा शख्स कांग्रेस का हिस्सा नहीं बन सका, कांग्रेस का रणनीतिकार नहीं बन सका, और इसलिए नहीं बन सका कि एक लोकतांत्रिक तरीके से सोनिया गांधी जी विमर्श करके नतीजे पर पहुंची कि ये संभव नहीं है। आपका आरोप रहता था कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, परिवार की पार्टी है, परिवार से इतर सामूहिकता के आधार पर फैसला हुआ। दीपक जी, स्वागत योग्य या इसमें भी कोई आपको खामी दिखाई देती है? देखिए, मुझे इस सारी प्रक्रिया में शर्मनाक ये लगता है जी कि कांग्रेस पार्टी ने प्रशांत किशोर जी को जी स्वीकार किया। 15 दिन तक वो सारे प्रस्तावों पर विचार होता रहा कि प्रशांत किशोर को क्या ड्राइविंग सीट दी जा सकती है कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चरल बदलाव के लिए। प्रशांत किशोर ने जो कुछ प्रस्ताव किए हैं उनको स्वीकार किया जा सकता है या नहीं। तो यह जी मैं समझता हूँ इतनी हताश हो चुकी है गांधी परिवार, अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म होने से इतना हताश हो चुका है। देश भर में कांग्रेस का पराभव हो रहा है, उससे कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनको जो भी फर्क पड़ा हो नहीं पड़ा हो, लेकिन क्योंकि गांधी परिवार की हैसियत पर फर्क पड़ा है और इसकी सबसे ज्यादा चिंतित दो लोग थे, और इसीलिए उन्होंने प्रशांत किशोर के प्रस्तावों को स्वीकार करने के लिए कमेटी तक बना दी। मैं समझता हूँ ये तो कांग्रेस पार्टी के लिए, भारतीय राजनीति के लिए बहुत शर्मनाक बात है कि कोई ऐसा सलाहकार जो चुनाव की प्रक्रियाओं में
कुछ अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज देता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने कुछ काम किया, हमारे कोई चुनावी रणनीतिकार नहीं थे, हमने सोशल मीडिया पे प्रचार के लिए कुछ काम दिया या कोई सर्वे का काम दिया। राजनीतिक में जो लोग भी बाहरी एजेंसियां काम करती हैं उतना इतना ही काम है, और ये कोई आज का काम नहीं है, इस तरह के काम पिछले 4-5 दशक से होते आए हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की एक बात की तारीफ करना पड़ेगी कि उन्होंने कहीं किसी का एक वोट बढ़वाया ना बढ़वाया हो, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक ब्रांड के तौर पर इस तरह स्थापित किया है, और जहां पर वो चुनाव प्रचार करने के लिए जीतने का दावा करते हैं, वो सारी ऐसी वजह है कि वो पार्टियां वैसे भी जीतने वाली हैं। चाहे वो डीएमके के स्टालिन की बात हो, चाहे ममता बनर्जी की बात हो, चाहे अमरिंदर सिंह जी की बात हो, जहां पर भी वो जीते हैं वो कोई प्रशांत किशोर की वजह से नहीं जीते हैं। या भारतीय जनता पार्टी अगर 2014 में जीती थी तो प्रशांत किशोर का कोई भूमिका नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी तो जिससे 54 से लगातार काम कर रही है, इसी तरह दूसरे राजनीतिक दल भी काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर ने अपनी जबरदस्त मार्केटिंग व्यक्तिगत तौर पर कर ली, यह उनकी सफलता है। राजनीति में कोई दखल कर पाएंगे, कहीं एक वोट बढ़ा पाएंगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के 2 चुनाव में कांग्रेस को मदद करने का दावा और वादा कर चुके हैं। बहुजन समाज पार्टी और जो अखिलेश की डील हुई थी उसमें भी उनका बात कही गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में यूपी के 2 लड़के करके उन्होंने एक नारा दिया था, क्या हाल हुआ था अखिलेश यादव और राहुल गांधी का सबने देखा है। तो प्रशांत किशोर की सीमाओं को अगर कांग्रेस समझती, मैं समझता हूँ इस उहापोह में नहीं पड़ती कि 15 दिन बाद फिर प्रशांत किशोर को उसकी सीमाएं बताने की जरूरत पड़ती। और आज भी कांग्रेस इतनी डरी हुई है कि बहुत सम्मान के साथ कि साहब हमें आपका प्रस्ताव भी नहीं है, लेकिन हम आपकी सेवाएं लेते रहेंगे। तो डरी हुई इतनी है अपने भविष्य के बारे में कांग्रेस पार्टी कि एक कांग्रेस पार्टी पर कब्जा करने के लिए एक प्रोफेशनल आता है, उसकी कोशिश करता है, और उसको भी वो सख्त शब्दों में मना नहीं कर पाते। तो कुल मिला के कांग्रेस पर कब्जा करने की कोशिश करता है, उसे भी सख्त लहजे में मना नहीं कर पाते। दीपक जी तो प्रशांत किशोर को एक राजनीतिक व्यक्तित्व के तौर पर भी खारिज करते हैं, पर मेरे साथ में वीरेंद्र पांडे जी हैं, पिछले 4-5 दशक से भारतीय राजनीति में क्या कुछ हो रहा है उस पर दृष्टि रखते हैं। आपसे समझना चाहता हूँ कि प्रशांत किशोर हिस्सा नहीं बने, प्रशांत किशोर को उनकी इच्छा अनुसार हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, आप इस नतीजे पर हैं, या गांधी परिवार अपना वर्चस्व नहीं छोड़ना चाहता था। प्रशांत किशोर जिस प्रकार के सुझाव दिए हैं, जिस प्रकार से उनका प्रेजेंटेशन सार्वजनिक हुआ है, तकरीबन 300 स्लाइड के अंदर 500 पन्नों का, उसके चलते कुल मिला के बात नहीं बनी। आप किस नतीजे पर पहुंचे वीरेंद्र जी? 2 बातें मुझे समझ में आती हैं जी। एक, प्रशांत किशोर स्वयं गलतफहमी के शिकार हैं जी, और दूसरा लगातार पराजय के कारण एक विचार शून्यता की स्थिति कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ती है। जी। मैं याद दिलाना चाहूँगा अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जी, जो अपने समय में माना जाता था दुनिया का उस समय का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। जी, उसने एक बात कही थी जो बहुत मौजू है। जी, उन्होंने कहा था कि बुद्धि केवल 2% होती है, 98% परिश्रम होता है। जी, और ये जीवन के हर क्षेत्र में आप देख सकते हैं, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो। जैसे कहते हैं ना, जुआ जुद्ध व्यापार लगे रहो तो बेड़ा पार। जी, किसी भी क्षेत्र में जाएं, जो आदमी लगातार कोशिश करता रहता है, वो बोलते हैं ना, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। जी, लेकिन कुछ सफलताएं ऐसी मिली जिसके कारण प्रशांत किशोर को यह लगने लगा कि वो किसी को भी जिता सकते हैं, किसी को भी हरा सकते हैं। लेकिन जैसा प्रचारित किया जाता है वैसा मामला है नहीं। यही प्रशांत किशोर हैं, उनको जहाँ जहाँ सफलता मिली वहाँ पर कोई ना कोई जमीन थी। चाहे गुजरात का मामला हो या भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो सफलता हासिल की है, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ी बुनियाद है और उसमें परिश्रमी लोग हैं। आपने देखा होगा, इधर उत्तर प्रदेश का चुनाव समाप्त नहीं हुआ, उसके पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसमें लग गए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह कोई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, लेकिन परिश्रमी व्यक्ति है, बात बिल्कुल सही है। इसलिए परिश्रम जो है अन्य सब चीज़ों से ज़्यादा होता है। एक मुहावरा चलता है अपने यहाँ, कई बार क्या होता है कि जो बैलगाड़ी चलती रहती है, नीचे जो कुत्ता चलता रहता है, वो इस गलतफहमी का शिकार हो जाता है कि गाड़ी मैं ही चला रहा हूँ। तो वैसा कुछ सफलताओं के बाद प्रशांत किशोर को लगने लगा है। मुझे ये लगता है इस समय देश की राजनीति में एक बड़ी विचार शून्यता आ गई है और सब लोग पार्टी को कंपनी की तरह, कारपोरेट की तरह चलाना चाहते हैं। कारपोरेट का एक लक्ष्य होता है कि हमको लाभ चाहिए, लाभ के लिए लागत कम करना हो
तनख्वाहें कम करना हो, नई मशीनें लाना हो, लेकिन हमको चाहिए लाभ, लक्ष्य लाभ पर होता है। उसी प्रकार आजकल राजनीतिक दलों में विचार समाप्त हो गए हैं, केवल सत्ता केंद्रित राजनीति हो गई है। उसके लिए नैतिक, अनैतिक, उचित, अनुचित ये सारे धंधे किए जाते हैं। और इस समय सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य से इस मामले में जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है वो इसमें माहिर हो गया है। लेकिन मुझे लगता है प्रशांत किशोर के जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी की दशा में कोई बहुत परिवर्तन आता ऐसा मुझे लगता नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ने एक अच्छी बात कही है जो मुझे लगा, बाकी बातों के कहने के साथ उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है, उनको एक सक्षम नेतृत्व की जरूरत है। आज कांग्रेस पार्टी में एक सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है। आज भी पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष के नाते चल रही है और एक ऐसे अध्यक्ष के नाते चल रही है जो स्वयं बीमार हैं और स्वयं उत्सुक नहीं है अध्यक्ष बने रहने के। लेकिन पार्टी पिछले 8 साल 6-7 सालों में कोई अपने लिए अध्यक्ष नहीं ढूंढ पाई, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और जैसे बड़ी उम्र होने के बाद एक आदमी विभ्रम का शिकार हो जाता है, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी का मामला है कि बहुत लंबे समय से पार्टी देश में रही है, आज़ादी के आंदोलन में उसका बड़ा योगदान है, लेकिन अब वो इस समय बुढ़ापे का शिकार हो गई है, इसलिए दिक्कतें सामने इसलिए दिक्कत है। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर का मूल्यांकन करते समय माननीय दीपक विजयवर्गीय जी भी उनको खारिज कर रहे हैं। इतनी बड़ी चीज़ें नहीं है, थोड़ी सेवाएं दी थी, आपने भी कह दिया, उन्हें भ्रम हो गया, आप तो उन्हें कुत्ते की संख्या तक पे भी ले आए कि बैलगाड़ी के संदर्भ में उदाहरण सहित ये उदाहरण है, उदाहरण सहित मैं कह रहा हूँ, मतलब गलतफहमी का स्तर यह है कि मैं ही बैलगाड़ी चला रहा हूँ। लेकिन मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ कि आप लोग जितनी आसानी से कह दे रहे कि वो तो जमीन बनी हुई थी। ममता बनर्जी संघर्ष के बाद इस मुकाम तक पहुंची थी, सत्ता में थी, फिर भी प्रशांत किशोर को साथ में जोड़ती है और उनकी सलाहों पर फैसला लेती है, सब देखते हैं। अमरिंदर सिंह इतनी बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी प्रशांत किशोर को जोड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल वह भी दिल्ली में 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद भी प्रशांत किशोर की सेवाएं लेते हैं। और इन सबको जाने दीजिए, प्रशांत किशोर की गलतफहमी को भी जाने दीजिए। कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल एक इलेक्शन मैनेजमेंट का काम देखने वाले व्यक्ति के लिए पिछले 15 दिन केवल और केवल एक काम किया, प्रशांत किशोर का क्या करें, कैसे करें। माननीय भूपेश बघेल जी को भी यहां से बुलाते हैं, गहलोत जी को भी यहां से बुलाते हैं। एक व्यक्ति खुद गलतफहमी में वो तो ठीक है वीरेंद्र जी, पर कांग्रेस जैसा राजनीतिक दल ऐसे गलतफहमी में पड़े हुए व्यक्ति के लिए अपने 15 दिन और सारे मूर्धन्य नेताओं को लगा देता है। इस पर भी तो कोई टिप्पणी कीजिए। मैंने शुरू में दोनों तीनों बातें आपके सामने स्पष्ट कर दी थी, अगर आप उसको मेरी बात को ठीक से समझें जी, तो मैंने दोनों तीनों बातें स्पष्ट कर दी थी। मैंने कहा बुद्धि की आवश्यकता 2% है जी, परिश्रम चाहिए जी, और जमीन चाहिए जी, ये बात ठीक है, एक उत्प्रेरक का काम करते हैं, एक दिशा देने का काम करते हैं। मैंने कहा ना कि इतने ज़्यादा उम्र हो जाने के कारण इस पार्टी में एक विभ्रम की स्थिति पैदा हो गई, उनको कोई राह नहीं सूझ रही, लगातार हारते हारते उनके अंदर एक हताशा आ गई है। और हताशा 2 प्रकार की है जी। एक जो ऐसा कैडर है जो लगातार उसके विचार के आधार पर चलता रहता था, उसको आज कहीं से कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है, और जो केंद्र में जो लोग बैठे हुए हैं अपने नेतृत्व को छोड़ना नहीं चाहते। इन दोनों के बीच में वो पार्टी पूरी तरीके से विचार विभ्रम की स्थिति में पैदा हो गई है। उनको लगता है कोई तिनका कहीं से मिल जाए, तो उनको इसलिए उन्होंने सुनने की कोशिश की कि इनके साथ मिलकर के क्या कुछ हो सकता है, कोई रास्ता दिख सकता है जी। ये मामला है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। नहीं, इसी प्रशांत किशोर को आप जानते हैं, जिस समय इन्होंने इस बात की कोशिश की कि कांग्रेस को छोड़ करके बाकी विपक्षी दलों को एक किया जाए, तब इन्होंने कांग्रेस की आलोचना की थी। उसका बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है जी, कुछ समय पहले ही उन्होंने उसी कांग्रेस की आलोचना की थी जिसकी शरण में वो गए। मैंने कहा इनकी लगातार जीत के कारण इनके मन में भी ये भ्रम पैदा हो गया है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। तो 2 भ्रमित लोगों के बीच में संवाद था, इसीलिए हाँ 2 भ्रम के बीच में संवाद है। और उनको लगता है कि अगर मुझे किस लिए गए, वो मुझे फ्री हैंड नहीं मिला। और कांग्रेस पार्टी ने ठीक किया, किसी एक व्यक्ति को बुला करके आप कांग्रेस का मालिक बना दें या उसके हाथ में सारे सूत्र सौंप दें, ये संभव नहीं है, कोई पार्टी करेगी नहीं। और उनकी महत्वाकांक्षा राजनीतिक महत्वाकांक्षा, वो जब जदयू के साथ पूरी नहीं हुई, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी नहीं हुई, उनको लगा इस समय कांग्रेस पार्टी बड़ी निराशाजनक स्थिति में, शायद मेरा काम वहां चल जाए। जिस कांग्रेस पार्टी की आलोचना करते रहे 8 दिन 15 दिन पहले तक, उसमें आप तो वीरेंद्र पांडे जी कम से कम इस मामले में कांग्रेस की सराहना कर रहे हैं कि कांग्रेस ने फैसला तो ठीक ही लिया,
कि उसने प्रशांत किशोर के हवाले अपनी पार्टी को नहीं कर दिया। पर मैं राजकुमार सिंह जी आपसे समझना ये चाहता हूँ, आपका अपना आकलन, कि प्रशांत किशोर ने इनकार किस लिए किया? इसलिए किया कि उन्हें मनमाफिक जिम्मेदारी नहीं मिली, या प्रशांत किशोर ने ये 10 दिन 12 दिन में महसूस कर लिया कि इस जहाज को डूबने से कोई बचा नहीं सकता, तो अपनी जो कुछ साख अभी तक अर्जित की है उसे दांव पे लगाने का फायदा नहीं, इसलिए उन्होंने कह दिया भाई मेरे से कुछ नहीं होगा तुम्हारा, तुम अपने अंदर नेतृत्व क्षमता पैदा करो, इच्छा शक्ति पैदा करो, मुझे बख्श दो। तो राजकुमार जी आपसे समझना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर कांग्रेस का भला नहीं कर पाएंगे इसलिए पीछे हट गए, या प्रशांत किशोर को मौका नहीं दिया गया इसलिए बात बनी नहीं? देखिए, मैं 2 टिप्पणी और पहले कर दूं अगर आपकी इजाजत हो। जरूर। प्रशांत किशोर को 2 वक्ताओं ने, कम से कम दीपक विजयवर्गीय जी और पांडे जी ने पूरी तरह खारिज किया जी। लेकिन हम ये भूल रहे हैं कि उन्हीं प्रशांत किशोर के साथ इस देश के आधा दर्जन क्षेत्रीय दलों ने और एक राष्ट्रीय दल ने जी। और उनके सर्वमान्य नेताओं ने, जी। जिनको जनता ने चुना भी, काम किया। तो काट की हांडी एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ती, ये भी एक कहावत है जी। अगर बार बार क्षेत्रीय दलों के नेताओं ने प्रशांत किशोर को आजमाया, उन पर भरोसा किया और उसका नतीजा भी निकला जी। तो कुछ तो प्रशांत किशोर में है। पूरी तरह खारिज कर देना मुझे लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं है। जी। उनमें क्या है वो होना कहीं ना कहीं जो हमारी पारंपरिक राजनीति है उसकी कमजोरियों का भी प्रमाण है। जी। जैसा दीपक विजयवर्गीय जी ने कहा, पांडे जी ने भी कहा, या प्रताप भानु शर्मा जी भी कह रहे थे कि उनकी एक सीमित भूमिका है। वो भूमिका क्या है? सर्वे करना, लोगों की नब्ज टटोल के बताना, मुद्दे क्या बन सकते हैं, चुनाव प्रचार कैसा हो। अगर ये सब जानने के लिए 140 साल पुरानी कांग्रेस और लगभग 40 साल पुरानी बीजेपी या बाकी क्षेत्रीय दलों को प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ती है, जिनका राजनीतिक बुनियाद से कोई लेना देना नहीं है, तो ये लोग राजनीति कहां कर रहे हैं, कौन सी जमीन पर कर रहे हैं? जी। यानी हमारी पारंपरिक राजनीति जमीन से पूरी तरह कट चुकी है, जनता से कट चुकी है और उनके बीच उनका कड़ी चाहिए जिसका नाम प्रशांत किशोर हो सकता है, आईपैक हो सकता है या कल को कुछ और हो सकता है। जी। पहला कमेंट तो मेरा ये है। दूसरा, जो प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में संवाद हुआ, पहली बार नहीं हुआ। अगर आप याद करें, पिछले साल भी प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने की बात हुई थी, उनकी मुलाकातें हुई थी और बात फिर वो आई गई हो गई थी। जी। ये सिलसिला लंबे समय से चल रहा है। उसकी वजह बहुत साफ है। चुनाव प्रबंधन या चुनाव रणनीतिकार का काम करते करते प्रशांत किशोर के मन में महत्वाकांक्षा आई है कि अगर मैं दूसरों को जिता सकता हूं तो अपने लिए राजनीतिक संभावनाएं क्यों नहीं तलाश सकता, अपना राजनीतिक भविष्य क्यों नहीं बना सकता। एक बात तो यह है। दूसरा, लगातार चुनाव हारते हारते कांग्रेस उस राजनीतिक जड़ता की स्थिति में पहुंच गई है जिसके पास न विचार बचा है, न इच्छा शक्ति बची है। और नेतृत्व की बात करें तो खुद प्रशांत किशोर जिस नेतृत्व से चर्चा कर रहे थे पिछले 2 साल से, उस पर टिप्पणी कर गए हैं कि आपको एक सक्षम नेतृत्व चाहिए और मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। जी। अब उन्होंने इनकार क्यों किया उसकी बात पे आते हैं। तो मुझे लगता है जिस तरह की चर्चा हुई पिछले 15 दिन में और वो चर्चा जिस निर्णायक की स्थिति तक पहुंच रही थी, उसमें प्रशांत किशोर को कोई निर्णायक भूमिका देने को कांग्रेस तैयार नहीं थी। जी। अब ये तैयारी में हिचक सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के स्तर पर थी, इसमें मुझे संदेह है। जी। मेरा मानना यह है कि जो बाकी कांग्रेस में, जिनको हम G23 कह देते हैं, या बाकी जो दिल्ली दरबार की भूमिका वाली जो लोग हैं, उनको आपत्ति कहीं ज्यादा थी, क्योंकि प्रशांत किशोर की पहली शर्त ये थी कि मैं सीधे सोनिया गांधी को या जो भी कांग्रेस अध्यक्ष होंगे उनको रिपोर्ट करूंगा। यानी अभी तक जो लोग दशकों की जोड़ तोड़ गठजोड़ से वहां तक पहुंचे हैं, उनकी भूमिका लगभग समाप्त हो रही थी। तो उस स्थिति में प्रशांत किशोर के लिए बेहतर यही था कि अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्ट का या आपके सुझाव का कोई निर्णय तक अमल नहीं हो सकता, तो उस भूमिका में जाकर के वो अपनी अभी तक की कमाई को दांव पर न लगाए। अब जहां तक कांग्रेस का सवाल है, कुल मिलाकर के कारण जो भी रहे हों, कांग्रेस जैसी विशाल पार्टी, पुरानी पार्टी,
उसने जिस वजह से फैसला लिया हो, लेकिन कुल मिलाकर के एक राजनीतिक दल की साख के लिए अच्छी बात है कि उसने अपने आप को या अपनी पूरी राजनीति को एक चुनावी रणनीतिकार के हवाले करने से इनकार कर दिया। जी। लेकिन इससे समस्या समाप्त नहीं होती। समस्या जस की तस है। क्या कांग्रेस इच्छा शक्ति के जुटाएगी? कहां से जुटाएगी? सक्षम नेतृत्व कहां से लाएगी? ये वो सवाल है जो आज के बाद भी रहने वाले। राजकुमार जी ने बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और प्रताप भानु शर्मा जी को इसका उत्तर देना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि भाई हमने तो धन्यवाद दे दिया, हमारे प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं रणदीप सुरजेवाला, बाकायदा धन्यवाद दे दिया उनके सुझावों के लिए। तो सुझाव है क्या? सुझाव उन्होंने ये कहा कि मुझसे ज़्यादा लीडरशिप और मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है। लीडरशिप किसकी है? गांधी परिवार की। ये मजबूत नहीं है, ये प्रशांत किशोर ने बताया और आपके माननीय राष्ट्रीय महासचिव ने इसके लिए धन्यवाद दिया। तो अब बदलाव की उम्मीद करें प्रताप भानु जी धन्यवाद के साथ, या धन्यवाद से ही काम चला लेंगे? इस पर भी जरा कुछ कहे। धन्यवाद तो हमने प्रशांत किशोर जी को दिया है, जो उन्होंने प्रेजेंटेशन किया या जो उन्होंने सलाह दी इसके लिए। जी। कांग्रेस अपने बलबूते पर फैसला करती है। हमारी जो निर्णायक कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी जी, जिसमें 30-35 लोग पूरे राष्ट्र से अलग अलग प्रांतों से निकल कर आते हैं जी, वो शीर्ष संस्था है जिसमें ये फैसले होते हैं। और उसी में से चुने हुए लोगों ने इनके प्रेजेंटेशन को देखा था, समझा था और अंतिम फैसला सोनिया गांधी जो अभी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, सोनिया जी के समक्ष उन्होंने प्रस्तुत किया। इसके बाद यदि चीज डिक्लाइन हुई है, इसका मतलब यह है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति कांग्रेस के अंदर है, कांग्रेस के नेतृत्व में है। और दूसरी बात, जब इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गई, नई मेंबरशिप पूरे देश में चल रही है, चुनाव कार्यक्रम हो गया, हमारा चुनाव प्राधिकरण ने जो सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी है उसने अगस्त तक का टाइम देकर सबको अपने अपने काम में लगा दिया। मैं भी एक स्टेट का पीआरओ हूं, मैंने सब जो वोटर लिस्ट है वो अंतिम प्रकाशन कर दी, पूरा वो चुनाव प्रोग्राम दे दिया। तो कम से कम हमारे दीपक जी को और सब हमारे टीका टिप्पणी करने वालों को ये तो विश्वास करना चाहिए कि कोई नया नेतृत्व तो हम लोग तलाश रहे हैं, इलेक्टेड होगा और जिसे चुनाव लड़ना है कार्यकर्ताओं के बलबूते पर चुनाव लड़ ले। प्रताप भाई 2-3 सवाल हैं आपकी इस पूरी टिप्पणी पर। आप एक अंतरिम अध्यक्ष की व्यवस्था पर चल रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को लेना है नहीं लेना है, लेना है तो किस प्रक्रिया में लेना है, इसके लिए इंतजार क्यों नहीं कर रहे भाई? जब चुनाव प्रक्रिया चल रही है आपकी तो नया नेतृत्व आने दीजिए, उसको तय करने दीजिए। पहला सवाल तो ये है। दूसरा, जानना ही चाहता हूं कि आप अपनी बड़ी गंभीरता बता रहे हैं, हमारे 30 लोग 35 लोग, देश साक्षी है आपके यहाँ फैसले राहुल गांधी जी लेते हैं, नवजोत सिद्धू अध्यक्ष बनेंगे वही फैसला लेते हैं, चन्नी जी चेहरा रहेंगे ये फैसला भी वो पंजाब में जाके करते हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका रहेगी नहीं रहेगी, रहेगी तो क्या रहेगी, इसके लिए देश भर से आप बुलाते हैं, मुख्यमंत्रियों को भी अपना काम छुड़वा के बुलाते हैं, पर साथ में देश को पता चलता है कि ऐसी गंभीर मंत्रणा के बीच में माननीय राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं। थोड़ा इस पर भी टिप्पणी करेंगे, थोड़ा इस पर भी रोशनी देंगे, वाकई आप कितने संजीदा हैं, कितना जिम्मेदारी से कार्य का निर्वाह कर रहे हैं, इस पर भी तो कुछ कहिए ना। नहीं, जरूर कहेंगे। राहुल गांधी कितने संजीदा हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितने हार्ड वर्किंग हैं, ये तो आप और हम सब देख रहे हैं। जब सबकी बोलती बंद है मोदी सरकार की कुशासन के कारण, उनकी महंगाई के कारण, उनके जो कोरोना में मिसमैनेजमेंट हुआ उससे लाखों लोग मरे, उसके कारण एक ही व्यक्ति ने बुलंद आवाज उठाई जिसका नाम है राहुल गांधी। कहाँ भ्रमित हो गए प्रताप भानु जी? आप भी बात हो रही है प्रशांत किशोर के संदर्भ में टिप्पणी देने के लिए, प्रशांत किशोर पर फैसले के समय पर अनुपस्थित रहने के लिए, आप अचानक कोरोना पर और नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर टिप्पणी के लिए उपलब्धि बता रहे हैं। आप खुद भ्रमित नहीं हो रहे हैं? इस पर बताइए ना, ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर राहुल गांधी जी क्यों नहीं थे, इस पर कुछ कहेंगे? जी प्रताप भानु जी। आवाज कट गई, मैं सुन पाया। सिर्फ जानना ये चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी इस समय चर्चा का विषय नहीं, उन पर की जाने वाली टिप्पणी चर्चा का विषय नहीं। जानना आपसे यह है कि प्रशांत किशोर पर जब पूरी पार्टी बैठकर मंथन कर रही थी आपके अनुसार, उस समय राहुल गांधी जी ने शामिल होना जरूरी नहीं समझा, क्यों? नहीं, जब उनका प्रेजेंटेशन हुआ उस समय राहुल गांधी थे प्रेजेंटेशन में जी, प्रियंका गांधी जी भी थी, जी, सोनिया जी भी थी और हमारे जितने भी वरिष्ठ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लोग हैं वो सब थे। और अंदर क्या उनकी चर्चाएं हुई, क्या समीक्षा हुई,
इसको उजागर करना कोई जरूरी नहीं कि हम डिबेट में बताएं या समाचार में दें। जी, ये जरूरी नहीं, ये कहना है प्रताप भानु जी का। लेकिन मैं दीपक विजयवर्गीय जी उस टिप्पणी पर आपकी राय सुनना चाहता हूं जो राजकुमार सिंह जी ने कही कि सेवाएं ले रहे हैं चुनावी रणनीतिकार की, मुद्दे क्या हैं, जनता क्या महसूस कर रही है, नारे क्या रहे, कौन लोग ले रहे हैं सेवाएं, जो ये बताते हैं कि हम जनता की राजनीति करते हैं, जनता के लिए करते हैं, जनता के लिए जीते हैं, जनता के लिए मरते हैं, और मुद्दे तक के लिए भाड़े के लोग लेते हैं। शब्द खराब लग सकता है, लेकिन कुल मिला के सच तो यही है कि कुल मिला के किराए के लोगों से मुद्दे जानने की कोशिश है। कुछ दुख है आपको? राजकुमार जी ने जो सत्यता का वर्णन किया इसको लेके कि कहाँ देश की राजनीति की दशा जा रही है, कांग्रेस की भी और बाकी पार्टियों की भी। देखिए, राजकुमार जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि मैं करीब 1980 से जब से भाजपा खड़ी है तब से मैं चुनाव को देख रहा हूँ जी, बचपन से देख रहा हूँ। उस समय भी हम जब कोई पोस्टर तैयार करवाते थे या डिजाइन करवाते थे तो उस समय प्रोफेशनल सेवाएं लेते थे। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेटाइजेशन होता जा रहा है पॉलिटिक्स का, ज्यादा से ज्यादा प्रेसाइज चीजों की एक्यूरेसी की जरूरत पड़ रही है सर्वे के बारे में या मुद्दों के बारे में, तो वो सेवाएं अब प्रोफेशनल एजेंसी से ली जाने लगी हैं। प्रशांत किशोर की भाजपा में जब तक वो सेवाएं देते रहे इतनी भूमिका थी। उनका राजकुमार जी का कहना बिल्कुल ठीक है कि इतनी सेवाओं की भी जरूरत नहीं होना चाहिए। मैं ये बात मानता हूं कि राजनीति में जो बहुत ही क्रिएटिव दिमाग वाले लोग होते हैं या बहुत ही प्रतिभाशाली लोग हैं, उनकी लगातार कमी होती जा रही है और इसकी वजह से स्थिति बनी है। भारतीय राजनीति के लिए या दुनिया भर की किसी भी राजनीतिक फोरम के लिए ये स्थिति कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। जितनी भी सेवाएं प्रशांत किशोर दे रहे हैं उसमें से कुछ काम राजनीतिक दलों के, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के हैं और वो नहीं होना चाहिए। मैं राजकुमार जी की इस बात से सहमत हूँ। रही बात कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी को इस समय कॉर्पोरेट तरीके से कैसे कांग्रेस चले जाए, स्ट्रक्चरल चेंज क्या होंगे, इन सब से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मूल बात है क्रेडिबिलिटी की, साख की। कांग्रेस पार्टी की एक राजनीतिक दल के रूप में साख खत्म हो चुकी है और मैं समझता हूँ साख के बगैर कोई राजनीतिक दल, कोई व्यक्ति, कोई व्यापार, कोई दादागिरी, कोई चीज स्थापित नहीं हो सकती है। जब तक इस साख के बारे में, क्रेडिबिलिटी के बारे में कांग्रेस पार्टी नहीं सोचेगी, दुनिया में किसी एजेंसी की सेवाएं ले ले कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी कर दी दीपक विजयवर्गीय ने। एक ज्ञान की बात वीरेंद्र पांडे जी ने कही थी। उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम देते हुए बताया था कि 2% बुद्धि और 98% मेहनत। अब उसी को आगे बढ़ाया दीपक विजयवर्गीय जी ने। सब कुछ हो सकता है, साख तो हो, क्रेडिबिलिटी तो हो। तो इस पर कोई टिप्पणी करेंगे वीरेंद्र पांडे जी? क्या आपको नहीं लगता है कि दीपक विजयवर्गीय जी मर्म की बात कर रहे हैं? साख ही नहीं बच रही है तो बात बनेगी कैसे? दीपक विजयवर्गीय ने बहुत ठीक बात कही है और ये संकट केवल अब कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं है, धीरे धीरे इस प्रकार का संकट पूरे राजनीतिक सिस्टम पर आने वाला है जी। और इन व्यावसायिक लोगों की आवश्यकता भी इसलिए पड़ती है कि पार्टियों से धीरे धीरे विचार एकदम समाप्त हो गए हैं जी। जब विचार के कारण कोई व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ता था तो उस विचार के लिए काम करता था और जो व्यक्ति विचार के लिए काम करता था वो मोटा मोटा पक्षपात रहित होता था जी। चूंकि विचार शून्यता हो गई है, कारपोरेट की तरह, जैसे कारपोरेट का लक्ष्य होता है लाभ जी, उसी प्रकार अब राजनीतिक दलों का एक ही लक्ष्य रह गया है कि विचार का प्रसार करना है, ये लक्ष्य नहीं है जी। एक लक्ष्य रह गया है कि हम कैसे सत्ता पर आना है हमको। इसलिए आप देखते होंगे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र को देखिए तो उसमें खैरात की बात रहती है और इस बार भी जो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जीती है उसने एक नया मतदाता वर्ग बनाया है जिसको लाभार्थी मतदाता कहा जाता है जी। और उसका ही परिणाम था कि जब मार्च में कोविड के बाद ये जो मुफ्त राशन समाप्त होने वाला था उसको नवंबर में समाप्त होने वाला था उसको बढ़ाया गया और बढ़ाते वक्त जब वित्त मंत्रालय से पूछा गया इसमें खर्च कितना आएगा तो उन्होंने कहा 54,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। तो 54,000 करोड़ रुपया मतदाताओं को एक प्रकार का प्रलोभन देने के लिए दिए गए मतदाता वर्ग को अपने साथ में करने के लिए और अभी भी 2024 के चुनाव को सामने रख करके फिर से उसको बढ़ाया गया है आगे 6 महीने के लिए। तो सवाल ये है कि जब हम केवल हमारा लक्ष्य वो रह जाता है सत्ता और उसके लिए नैतिकता अनैतिकता
संविधान, इसको सबको हम ताक में रख देते हैं, तो कार्यकर्ता जो होता है वो केवल एक काम के लिए रह जाता है, वो नेतृत्व की जय जयकार करने के लिए रह जाता है। तो जमीन से वो हट जाता है, तब आपको प्रोफेशनल की जरूरत पड़ती है। जैसे राजकुमार जी ने मुझे कहा कि मैंने उसको खारिज नहीं किया प्रशांत किशोर को जी। मैंने ये कहा कि प्रशांत किशोर वहीं पर सफल होंगे जहां पर पार्टी के साथ उसके आपके योजना को फैलाने के लिए कार्यकर्ता होंगे। अगर कार्यकर्ता नहीं होंगे तो टीवी और मोबाइल के माध्यम से आप मतदाता को अपने पक्ष में नहीं कर सकते। इसलिए जमीन चाहिए। ये प्रशांत किशोर जैसे लोग किसी भी पार्टी को अगर सफलता दिलाना चाहते हैं, उसके लिए आपका एक आधारभूत ढांचा हर राजनीतिक दल का चाहिए, अन्यथा वो कितने भी बढ़िया विचार ले आए। तो मैं बीच में रोकना चाहूंगा वीरेंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगा, तो क्या कांग्रेस के पास में कार्यकर्ता नहीं बचे, आधार नहीं बचा, इसलिए प्रशांत किशोर ने हाथ खींच लिए, या प्रशांत किशोर के संदर्भ में मानते हैं कि उन्होंने अपनी सेवाओं की जरूरत से ज्यादा कीमत मांगी थी? बिल्कुल, उन्होंने पैसे चाहे होते तो कांग्रेस दे दी थी। हाँ। उन्होंने पार्टी में हिस्सेदारी चाहिए और हिस्सेदारी देने के लिए कांग्रेस तैयार नहीं हुई। क्या है जो राजकुमार जी ने कही, वही बात मैंने भी कही थी कि कुछ सफलताओं के कारण उनका मस्तिष्क जो है ना जी, या उनको ये लगने लगा कि मैं किसी को जिता सकता हूं, मैं किसी को हरा सकता हूं, इसलिए मैं बहुत महत्वपूर्ण आदमी हूं, इसलिए मुझे बहुत बहुत महत्व की जगह चाहिए जी। और उसके माध्यम से अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हैं। आप देख लें, जदयू से भी जब वो हटे, वो तो उपाध्यक्ष थे ना जदयू के, जी, अखिल भारतीय उपाध्यक्ष थे वो जदयू के, जी। लेकिन जब वहां पर उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई तो उसको छोड़ा उन्होंने। उसके बाद फिर ये ममता के साथ जुड़े और ममता को पूरे विपक्षी एकता का आधार केंद्र बनाने की कोशिश की। जब उसमें सफलता नहीं मिली तब इन्होंने तीसरा प्रयास किया। उसके कुछ दिन पहले तक जब ममता के लिए वो प्रचार करते घूम रहे थे, तब उन्होंने कांग्रेस की लगातार आलोचना की जी, कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना की। जब कांग्रेस के नेतृत्व की आलोचना कर रहे हैं आप, कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, फिर उसी कांग्रेस में क्यों गए? मैं एक और समीक्षा कराना चाहता हूं आपसे वीरेंद्र जी। जब कोई फैसला होता है तो उसमें किसी का नफा किसी का नुकसान होता है। हमारा पैनल इस विषय पे एक राय कमोबेश दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने सही फैसला किया, उसने अपनी पार्टी को कॉरपोरेट होने से बचाने की कोशिश की इस फैसले में। आज से समझना ही चाहता हूँ कुल मिला के इस फैसले का नफा और नुकसान किसको होने वाला है। कांग्रेस के संदर्भ में हमारी टीम की प्रतिक्रिया है कि अब कांग्रेस का होगा क्या। एक प्रशांत किशोर के बूते पे कुछ बन सकता था, वो भी नहीं रह गया। एक निष्कर्ष ये है, प्रशांत किशोर का होगा क्या? सारे दरवाजे पर जा रहे हैं, अपनी राजनीतिक उम्मीदें पूरा करने के लिए हर दरवाजे से ठुकराए जा रहे हैं राजनीतिक उपलब्धियों के आधार पर। कुल मिलाकर इस नतीजे का नतीजा क्या होगा जो नतीजा अभी आया है? देखिए, इसमें प्रशांत किशोर को जो कुछ लाभ की उम्मीद थी वो समाप्त हो गई, लेकिन मेरा ऐसा मानना है प्रशांत किशोर के जाने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को कोई बहुत लाभ मिल जाता है, इस गलत फहमी में मैं नहीं हूं। कांग्रेस पार्टी को अभी सबसे पहले प्रताप भानु जी ने जो कहा कि चुनाव अगर हो रहे हैं, अगर ये चुनाव निष्पक्ष हो जाए जी, आज भी देश को एक सशक्त विपक्ष की जरूरत है जी, और उस सशक्त विपक्ष की जगह को अगर कोई भर सकता है ढंग से तो आज भी कांग्रेस है। देश का कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जहां पर कांग्रेस ना हो, लेकिन मुश्किल ये है कांग्रेस अपने पूर्वाग्रह से हटने को तैयार नहीं। इंदिरा गांधी के बाद जो कांग्रेस की हालत हुई है कि एक परिवार में सिमट गई है, वो कांग्रेस के लिए सबसे दुर्भाग्यजनक बात है। लेकिन एक बात और साथ साथ है कि कांग्रेस पार्टी इतने वर्षों से इसी ढांचे, इसी ढर्रे पर काम करती रही, और एक बार एक आप उस परिवार को भी अगर हटा देंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी में बिखरा होगा। उलझन में है। नहीं, मैं उलझन परिवार मैं बता रहा हूँ जी, उलझन में नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ आज दशा ये है, लेकिन इसका मिला जुला रूप आपको बनाना पड़ेगा और उसके बाद फिर धीरे 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 निष्पक्ष चुनाव की तरफ जाकर के कांग्रेस पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि भारत में लोकतंत्र भले खत्म करने की कितनी भी कोशिश की जाए, भारत की जनता धीरे धीरे लोकतांत्रिक हो गई है, वो ठीक कर देगी। लेकिन मैं राजकुमार जी एक बात समझना चाहता हूँ, प्रशांत किशोर को बड़ा अच्छा रणनीतिकार माना जाता है। रणनीतिकार का सुझाव क्या है? गांधी परिवार से इतर नेतृत्व खोजे। भाई ये कमाल की बात तो राहुल गांधी ने जब इस्तीफा दिया था तभी कही थी कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष चुना जाए। इसके बाद भी 3 साल हो गए राहुल गांधी के इस्तीफे दिए, अध्यक्ष खोजा नहीं गया। केवल ये सलाह लेने के लिए प्रशांत किशोर की जरूरत क्या थी? ये सलाह देने के लिए तो राहुल गांधी खुद ही मौजूद थे, फिर भी कुछ दशा सुधर नहीं रही। कोई टिप्पणी करेंगे?
राजकुमार जी। वैसा हिमांशु जी, जो अभी वीरेंद्र पांडे जी भी कह रहे थे जी भारतीय राजनीति का संकट बहुत गहरा है। जी ये तो हम लोग तात्कालिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। जी लोकतंत्र को हम और चुनावों को लोकतंत्र की प्राणवायु कहते हैं, जी लेकिन पिछले 20-30 साल में देख लें तो चुनाव प्रबंधन का विषय बन गए हैं, जी जीतने की कला का विषय बन गए हैं, और जो राजनीति कभी विचार की होती थी वो कुल मिलाकर सत्ता केंद्रित हो गई है। जी भारत कांग्रेस मुक्त हो जाए, लेकिन उस प्रक्रिया में भाजपा कांग्रेस युक्त हो जाए, उससे कोई परहेज नहीं है। जी अब मैं आपके सवाल पे आता हूं। जो प्रशांत किशोर ने कहा है, कांग्रेस की जग जाहिर बीमारी वही है, जी नेतृत्व और इच्छा शक्ति। उन्होंने क्या कहा, उसकी क्या क्या व्याख्या की जाए वो थोड़ा अलग छोड़ देते हैं, जी लेकिन राजनीति में 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जी पहली चीज नेतृत्व, उसके बाद नियत, जी और उसके बाद नीति। कांग्रेस जब तक बदली हुई राजनीति में अपने आप की पहचान नहीं करेगी, अपनी प्रासंगिकता नहीं खोजेगी, आज की तारीख में कांग्रेस न मध्यमार्गी रह गई है, न वामपंथी बन पाई है, न दक्षिणपंथी बन पाई है। जी कुल मिलाके कांग्रेस को पहले अपनी पहचान करनी है, क्या है, किसकी राजनीति करनी है, किस विचार की राजनीति करनी है। क्योंकि जो वर्तमान नेतृत्व है वो कांग्रेस की विचारधारा के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध, कार्यकर्ताओं को भी नजर नहीं आता, मतदाताओं को तो हम बाद में बात करें। सवाल वही है कि जैसा अभी शर्मा जी भी कह रहे थे कि चुनाव प्रक्रिया चल रही है, सितंबर में शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जी जो निर्धारित कार्यक्रम है, लेकिन क्या कोई कांग्रेस का बड़ा नेता इस बात से इनकार कर सकता है कि कांग्रेस का नया नेतृत्व भी उनका पुराना अध्यक्ष ही होगा? जी तो कुल मिला के कांग्रेस बदलने को तैयार नहीं है। जी देश कांग्रेस की तरफ देखता है सशक्त विपक्ष के लिए, बदलाव के लिए, लेकिन कांग्रेस खुद बदलने को तैयार नहीं है, और ये संकट बहुत गहरा है। हम अक्सर सारी कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं उनके लिए दाएं बाएं करके किंतु परंतु के साथ बीजेपी को दोष ठहरा देते हैं, जी लेकिन बीजेपी ने उसी 45 साल में, जी 1985 की बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं, जी 15 साल वो और 30 साल ये जो 35 और 37 साल का फासला है वो भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव का फासला है। जी भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से 313 तक पहुंची है, जी कांग्रेस 411 से 42 और 55 तक पहुंची है। तो इस पूरे राजनीतिक बदलाव को अगर कांग्रेस भी एनालाइज कर ले तो अपनी कमजोरियों को भी जान सकती है और उनको दूर करने की कोशिश भी कर सकती है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो अभी पांडे जी भी कह रहे थे, एक दौर था जब नेतृत्व से, आला कमान से कांग्रेस को शक्ति मिलती थी, जी और आप चाहे राजीव गांधी रहे हो या उनसे पहले इंदिरा गांधी रही हो, अपने पर्स या जेब से नेता निकाल के नाम बना, मुख्यमंत्री बना देते थे। अब समय बदल गया। अब समय यह है कि कांग्रेस को अगर शक्ति पानी है तो जो छत्रप हैं, जो राज्यों में ताकतवर नेता हैं, जनाधार वाले नेता हैं, उनको साथ लेना होगा। और आप राज्य दर राज्य देख लें, कांग्रेस गलती ये कर रही है, जिनका जनाधार है नेताओं का, उनको जिम्मेदारी देने से बच रही है। जी पंजाब में वही गलती की, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया क्योंकि वो आला कमान के यशमैन नहीं बन पाए। जी नवजोत सिंह सिद्धू को आप लाए, जो अंजाम हुआ आपने देख लिया। अभी एक नया परिवर्तन हरियाणा में हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को के मन मुताबिक नया अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन सवाल फिर वही है कि आप एक जनाधार वाले नेता को तो ले आए, लेकिन वो जनाधार वाले नेता की प्रासंगिकता और सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो बाकी सब लोगों को साथ लेके चल पाएगा। मैं विनम्रतापूर्वक बीच में आपको रोकना चाहूंगा। ये जो उदयभान नए अध्यक्ष बनाया गया हरियाणा में, वो आपको कहां से जनाधार वाले नेता लग रहे हैं, ये जानने में मेरी दिलचस्पी है। नवजोत सिंह सिद्धू वो कौन से यशमैन थे? इतिहास बता रहा है भस्मासुर हमने पुराणों में पढ़ा था, प्रत्यक्ष जो है नवजोत सिद्धू के रूप में देखा। तो कुल मिला के इस पर थोड़ी टिप्पणी करें, मतलब चयन यशमैन का भी कहां हो रहा है, क्या हो रहा है, ये स्वयं कांग्रेस को भी पता है क्या चुना जा रहा है? मैंने सिर्फ ये कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को इसलिए हटाया गया कि वो कांग्रेस आला कमान के यशमैन नहीं थे।
जी अब उनकी जगह जिन सिद्धू को लाया गया भस्मासुर साबित हुए। हमने और आपने कई बार इस प्रोग्राम में चर्चा भी की। जी जहां तक उदय भान का सवाल है, मैंने टिप्पणी ये की कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मन माफिक जी नया नेता चुना गया। जी उदय भान का जनाधार नहीं है, जी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पसंद है। जी कुल मिलाकर के चेहरा है, कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में रहेगी। जी लेकिन उस पर निर्भर यह करेगा कि अब बाकी जो नेता है 4-5 हरियाणा में, जिनका अपने अपने जिलों में अपने अपने क्षेत्रों में जनाधार है, उनको साथ लेके चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे। क्योंकि राज्य दर राज्य, चाहे मध्य प्रदेश देख ले, छत्तीसगढ़ देख ले, राजस्थान देख ले, पंजाब देख ले, हरियाणा देख ले, उत्तराखंड देख ले, कांग्रेस का संकट ये है कि जो उसके जनाधार वाले नेता हैं, जिनका जनाधार थोड़ा हो सकता है, कम हो सकता है, अपनी पॉकेट्स में हो सकता है, वो पार्टी के लिए एकजुट होकर नहीं लड़ते। वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में अपनी ऊर्जा और समय जाया करते हैं। उसके बाद कुछ बचता है तो विरोधियों से लड़ने की बात। तो फिर विरोधियों से लड़ने की बात करते हैं। लेकिन मैं प्रताप भानु जी जिस बिंदु पर पहुंच रहे हैं राजकुमार सिंह जी, उसे थोड़ा और विस्तार देता हूं। ऐसा लीजिए नेतृत्व के साथ चिपक कर क्या हासिल करना चाहते हैं आप? हरियाणा में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चरणों में रख दी। जिस व्यक्ति की पूरे प्रदेश में कोई पहचान नहीं, उसे अध्यक्ष बना दिया, और इसके साथ में आप मान रहे हैं कि कमाल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप बताएंगे, प्रशांत किशोर को आपने पार्टी नहीं सौंपी, बहुत अच्छी बात, पर ये प्रदेशों में कमान सौंपने का भी जो सिलसिला है, ये कितना इत्तेफाक रखते हैं आप इससे? मध्य प्रदेश, कमलनाथ जी बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, पिछले 2 साल से इसी सवाल का सामना करते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी वही रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी वही रहेंगे, आवाज जवाब के रूप में निकलती नहीं नेताओं से। थोड़ा कहेंगे दृष्टि इन सब के संदर्भ में? फैसले चुनाव के बाद ही होंगे या पहले भी होंगे? नहीं, चुनाव अपनी जगह है, फैसले अपनी जगह है जी। और जो राजकुमार जी ने कहा कि आज क्षेत्रीय छत्रपों को महत्व देने की जरूरत है कांग्रेस को, जो जनता के विश्वास को अर्जित करके कांग्रेस को मजबूत कर सके। और उसी श्रेणी में यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात मानते हुए उनकी राय से कोई अध्यक्ष बनाया, तो भूपेंद्र हुड्डा जो है नेचुरल लीडर है हरियाणा के। मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा। अभी आप इस कार्यक्रम में हमें बता रहे थे, हमारे बाकी तीनों पैनलिस्ट ने भी बड़ी गंभीरता से, आप जैसे वरिष्ठ नेता ने बोला तो सुना, दर्शकों ने भी सुना कि हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया चल रही है। भाई चुनाव प्रक्रिया चल रही है तो प्रदेश अध्यक्ष भी उसी चुनाव प्रक्रिया में चुना जाएगा, जिलाध्यक्ष भी चुना जाएगा। ये अचानक आपने चुनाव प्रक्रिया चल रही है, जो प्रताप भानु जी इतने गर्व के साथ बता रहे थे, ये हिमाचल में नया अध्यक्ष और हरियाणा में नया अध्यक्ष मनोनीत कैसे हो गया? ये कौन सी निर्वाचन प्रक्रिया है जिसके बीच में ये मनोनयन आ जाता है? इसका जवाब दूंगा जी। यदि किसी प्रदेश के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है तो पद तो खाली नहीं रखा जा सकता। माफी के साथ तुरंत उसकी नियुक्ति अरे करना इतना पड़ेगा। भी क्या दलील दे रहा है प्रताप भानु जी? शैलजा जी के सिर पे ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसके चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया? थोड़ा आप इसमें रोशनी दें कि कुमारी शैलजा के घर पे ऐसा कौन सा काज आ गया कि पार्टी के अध्यक्ष का पद उन्होंने अचानक छोड़ दिया? या अचानक कुलदीप राठौड़ जी के यहाँ पे ऐसी कौन सी आफत आ गई जिसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश का अध्यक्ष पद छोड़ दिया? आपने दलील दिया अध्यक्ष पद छोड़ दिया, खाली तो नहीं रखा जा सकता। तो मेरा सवाल यह है, जब निर्वाचन प्रक्रिया चल रही है, शैलजा जी अर्जुन सिंह के साथ में मंत्री रही, मानव संसाधन में उपमंत्री, कितनी बार सांसद रही, कह नहीं सकी पार्टी भाई 2 महीने और रुक जाओ, नया अध्यक्ष चुन लेगी पार्टी, कार्यकर्ता चुन लेंगे। कुलदीप राठौड़ से कह नहीं पाई पार्टी भाई इतने समय रहे, 2 महीने और रह लो। थोड़ा बताए ना, ऐसी क्या आफत आ गई तुरंत इस्तीफा दे दिया? देखिए, जिन्होंने जवाबदारी कांग्रेस के उन प्रांतों में हार के लिए और अपने इस्तीफा दिए, उसको पार्टी हाईकमान ने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने स्वीकार किया और स्वीकार करके अच्छा काम किया उन्होंने। नए लोगों को कौन सा चुनाव हार गई? हरियाणा में कब चुनाव हुआ? अभी हरियाणा में तो कोई चुनाव नहीं हुआ। हिमाचल में तो कुलदीप राठौड़ जी ने जीत हासिल की, 1 लोकसभा सीट उपचुनाव हुआ वो जीता, 3 उपचुनाव हुए वो जीते। अभी 4 महीने पहले तो जयराम ठाकुर को बदलने के बाद दीपक विजयवर्गीय जी की पार्टी में हो रही थी कि भाई आपके मुख्यमंत्री रहते हुए 4 उपचुनाव हम हार गए, जिस प्रदेश अध्यक्ष के रहते हुए चुनाव जीते उसको निकाल बाहर किए। इस दलील पर भी आ जाइए, क्यों हुआ ऐसा? परिवर्तन तो होते रहते हैं और गतिशील पार्टी में जो परिवर्तन होना चाहिए समय के हिसाब से, वो आप ही खुद कह रहे हो परिवर्तन होना चाहिए, गतिशील होना अभी चाहिए। तो मैंने आपसे सवाल किया भाई निर्वाचन चल रहा था, प्रताप भानु जी कहीं उलझ गए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और दीपक विजयवर्गीय से समझने की कोशिश करते हैं इस बात को कि कुल मिला के प्रशांत किशोर का सहारा
कांग्रेस को नहीं मिल रहा। तो अब कांग्रेस का क्या होगा? चूंकि आपकी निगाह में आज भी मुख्य विपक्षी दल जैसा भी है कांग्रेस है, तो कांग्रेस की एक बड़ी गंभीर किस्म की कोशिश सिरे नहीं चढ़ पाई दीपक जी। इसके परिणाम के संदर्भ में आपका आकलन, प्रतिद्वंदियों के संदर्भ में हमेशा आकलन किया जाता है, आप ये मत कीजिएगा उनका अंदरूनी मामला है। आप एक जिम्मेदार जगह पर हैं, जिम्मेदार पार्टी से जुड़े हैं, थोड़ा अपना आकलन तो दीजिए ना कि इस कोशिश की विफलता क्या प्रभाव छोड़ेगी और छोड़ेगी। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने मनोबल के बारे में भी सोचने की जरूरत है जी। अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति सोनिया गांधी जी को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि साहब मैं कांग्रेस पार्टी के जो है वो पूरा बदलाव कर दूंगा और मुकाबले की स्थिति में ला दूंगा, और सोनिया गांधी जी इस बात को मान लेती हैं, तो जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी बहुत ही बुरी मनोदशा में है। और डूबते को तिनके से सहारा, तो तिनके से कोई डूबता हुआ बचा ऐसा तो सुना नहीं, केवल खाली हमने कहावत सुनी है। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो मनोबल बचाने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि चुनाव की बात आपने की, कांग्रेस पार्टी में चुनाव नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है, आज की बात नहीं है। 1947 के पहले हम सबको मालूम है 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी कैंडिडेट पट्टाभी सीतावी रामैया को हरा दिया था, तो उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से काम करना मुश्किल हो गया था और अंत तक चुने हुए अध्यक्ष हट के जाना पड़ा। हमको 1947 भी याद है जब 15 कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों ने दूसरे सरदार पटेल को चुना था, लेकिन उसके बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। जाहिर तौर पर चुनाव या लोकतांत्रिक प्रक्रिया ये कांग्रेस में कभी नहीं रही है, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सारी बातें कांग्रेस में नौटंकी के अलावा कुछ नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक दल के नाते, जैसा हर व्यवस्था के साथ होता है, डिक्लाइन स्टेज होती है, अंतिम चरण में जाती है कोई व्यवस्था, कांग्रेस वहां पहुंचती है, प्रशांत किशोर आए या ना आए, लेकिन इस डिक्लाइन स्टेज से कांग्रेस पार्टी नहीं निकल सकती है। अब इसकी जगह कौन भरेगा ये भविष्य गर्भ में। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का कोई भविष्य दीपक विजयवर्गीय नहीं देख पा रहे हैं। प्रशांत किशोर का आना ना आना महत्वपूर्ण नहीं है, कांग्रेस लगातार रसातल की ओर जा रही है और रसातल की ओर ही जाएगी, ये दीपक विजयवर्गीय जी का आकलन है। लेकिन वीरेंद्र पांडे जी, हम सब इस चर्चा में इस बात को महसूस कर रहे हैं कि जो भी हो, कांग्रेस ने फैसला तो साहसिक लिया, तो साहसिक फैसला केवल प्रशांत किशोर को इनकार करना रहेगा या 13, 14, 15 मई को एक चिंतन शिविर अब उदयपुर में लग रहा है, वहां से कोई राह की उम्मीद आप देख रहे हैं? और अगर देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? निराश नहीं होना चाहिए मुझे लगता है जी। वैसे तो जैसा राजकुमार जी ने कहा कि इस समय पूरे देश की राजनीति ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जिसमें लोकतंत्र व्यवहारिक रूप में दिखाई नहीं पड़ता है जी। अब हमारे यहाँ लोकतंत्र केवल चुनावी लोकतंत्र रह गया है जी। और ये कोई एक सरकार का दोष नहीं है जी। ये लगभग हर सरकारों में स्थिति बन रही है। 2 दिन पहले इस छत्तीसगढ़ में एक परिपत्र जारी किया है जी। 5 पेज का शपथ पत्र है वो। कोई भी आंदोलन करने वाले, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, किसी भी प्रकार का आप आंदोलन करें तो आपको ये शपथ पत्र भरकर देना पड़ेगा कि कौन आयोजित कर रहा है, कौन कौन आएगा, कितनी गाड़ियां आएंगी, कितने बजे आरंभ होगा, फिर वीडियोग्राफी करनी पड़ेगी और फिर इसकी अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर प्रशासन अनुमति देगा तभी आप इस प्रकार के कोई आयोजन कर सकते हैं। मतलब हर प्रकार का आयोजन जिसमें 5-25 लोग इकट्ठे हो सकते हैं। पहले इन सब कामों के लिए केवल सूचना दी जाती थी और सूचना इसलिए दी जाती थी कि उस अनुरूप प्रशासन व्यवस्थाएं कर ले ताकि जनता को भी तकलीफ ना हो, यातायात ना बाधित हो, किसी को परेशानी ना हो। अब आप किसी प्रकार का भी आयोजन कर रहे हैं, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, सामाजिक हो, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर उनकी इच्छा होगी तो अनुमति लेंगे। ये कैसा लोकतंत्र है? और इसी प्रकार की स्थिति हम उत्तर प्रदेश में रोज देख रहे हैं कि पत्थर चला, शिकायतकर्ता भी आप, वकील भी आप और न्यायाधीश भी आप कि इन्होंने पत्थर चलाया इसलिए हम वहां बुलडोजर चला रहे हैं। किसी न्यायिक व्यवस्था की आवश्यकता नहीं। किसी संस्थाओं के माध्यम से ही लोकतंत्र मजबूत होता है। धीरे धीरे सारी संस्थाएं आपके सत्ता के अनुकूल होती जा रही है, उनकी शरणागत होती जा रही हैं। इसलिए लेकिन एक बात में मैं हमेशा आशान्वित रहता हूं कि भारत की जनता में इस प्रकार की क्षमता है। 1977 में हमने इस बात को देखा कि 1975 में आपातकाल लगा, हम जैसे हजारों लोग जेल में रहे
और अनेक राजनीतिक नेताओं को तो ये लगता था कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि जीतने की कोई गुंजाइश दिखती नहीं है, जनता मौन है, जनता कुछ कह नहीं रही। लेकिन जनता ने ऐसा लोकतंत्र स्थापित किया कि जो उस समय की दुनिया में बड़ी शक्तिशाली नेतृत्व वाली महिला मानी जाती थी, वो पूरा का परिवार खानदान हार गया। ये जनता में ताकत है और मुझे लगता है कि निराश होने की जरूरत नहीं है। ये जनता लोकतंत्र को फिर से बहाल करेगी और आज तो स्थिति बड़ी दयनीय है। जनता लोकतंत्र में पुनः विश्वास व्यक्त करेगी। लेकिन मैं इस समय जनता के संदर्भ में बात नहीं कर रहा, देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के संदर्भ में बात कर रहा हूं। उस दल का नेतृत्व है सोनिया गांधी जी के पास। कांग्रेस के इतिहास की सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाली शख्सियत है। मैं राजकुमार जी आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आ रहा हूं और आपसे समझना ये चाहता हूं कि सोनिया गांधी ने जब तक अध्यक्ष के तौर पर काम किया तब तक पार्टी ठीक ठाक स्थिति में ही संचालित होती रही। जब से उन्होंने राहुल गांधी के हवाले पार्टी करनी चाहिए तब से एक डिक्लाइन मोड में पार्टी रही। एक लंबे अरसे के बाद फिर से ड्राइविंग सीट पर सोनिया गांधी दिखाई दे रही है। इस समय उनकी मशक्कत, इस समय उनकी कोशिश, इस समय उनके प्रयास सारे पार्टी को रिवाइव करने की दृष्टि से हैं। लगातार बैठ के कर रही हैं, लगातार कमेटियों का निर्माण, पुराने नेताओं को जोड़ने की कोशिश। आपसे जानना ये चाहता हूं कि क्या ये उचित समय है सत्ता हस्तांतरित करने का सोनिया गांधी का, या सोनिया गांधी ने गलती की थी उस समय अपने पुत्र को जिम्मेदारी सौंपने के संदर्भ में, और सही निर्णय ये होगा कि अभी वह ड्राइविंग सीट पर ही बैठे रहें जिस तरीके से अभी काम करे, तो हो सकता है कि कांग्रेस अपना खोया हुआ समय कुछ वापस ला सके। इस पर आपकी टिप्पणी। देखिए, चुनाव प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि सितंबर में नए अध्यक्ष का चुनाव तो हो जाएगा जी। लेकिन मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि कांग्रेस जिस तरह के संकट काल से गुजर रही है उसमें संभवतः सोनिया गांधी एकमात्र नेता है पार्टी में जी जो उसका नेतृत्व इस काल में कर सकती है जी। हालांकि उन्होंने जिस तरह नेतृत्व किया, 10 साल सरकार भी रही, उसमें थोड़ा उनको परिस्थितियों का भी सहयोग मिला, परिस्थितियां उनके अनुकूल थी जी, उनका मदद मिली। लेकिन तमाम विपरीतताओं के बावजूद जिस तरह का गठबंधन, उन्होंने एक गठबंधन का जिक्र मैं कर दूं जो निर्णायक था 2004 के चुनाव में, डीएमके के साथ जो गठबंधन किया तमिलनाडु में और जिसने पूरा पासा पलट दिया चुनाव का, वो बड़ा साहसिक फैसला था जी, जो बताता है कि सोनिया गांधी के अंदर राजनीतिक फैसला लेने का साहस तो है जी। अब जहां तक भविष्य की बात करते हैं तो मेरा मानना यह है कि इस साल के आखिर में होने वाले 2 चुनाव, गुजरात और हिमाचल जी, और अगले साल होने वाले राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के चुनाव, ये 5 विधानसभा के चुनाव कांग्रेस के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे और 2024 तक कांग्रेस कैसे आचरण करती है राजनीतिक दल के तौर पे और चुनावी प्रदर्शन के रूप में भी, उस पर निर्भर करेगा कि कांग्रेस का भविष्य भारत की राजनीति में वो चाहे तो किस रूप में बचा है। क्योंकि 2024 में ये वैक्यूम नहीं रहेगा जिसकी चर्चा हम लोग अक्सर करते हैं कि विकल्प नहीं है। 2024 के चुनाव में कोई न कोई विकल्प उभरेगा। उस विकल्प के नेतृत्व के तौर पे कांग्रेस सामने होगी, ममता बनर्जी सामने होंगी, अरविंद केजरीवाल सामने होंगे या केसीआर सामने होंगे। जो टीआरएस कोशिश कर रही है वो समय बताएगा। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी जो राजकुमार सिंह जी इस कार्यक्रम के अंत में वो ये है कि कांग्रेस के सम्मुख चुनौती इस देश में वापस सत्ता में आना नहीं, बल्कि विपक्ष का प्रमुख चेहरे के रूप में अपनी मौजूदगी बची रह जाए 2024 में, इसके लिए संघर्ष करना है। आने वाले समय में जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, उन चुनावों में क्या कांग्रेस कुछ ऐसा प्रदर्शन कर पाएगी जिसके चलते उसकी विपक्ष के तौर पर उम्मीदें जनता के बीच में जिंदा रह पाएं, यही अपने आप में चुनौती है। इस विषय पर कमोबेश पैनल एक राय है कि प्रशांत किशोर की शर्तों के आगे कांग्रेस ने न झुककर एक राजनीतिक दल के स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसने अपने आप को एक कॉरपोरेट कंपनी के तौर पर जाहिर करने से बचाया है, लेकिन इतने से बात बनने वाली नहीं है। प्रशांत किशोर भले ही कांग्रेस का हिस्सा न बन पाए हों, पर इस कोशिश के अंतर्गत जो सुझाव उन्होंने दिए हैं, उन सुझावों पर मनन, चिंतन, मंथन करके अगर कांग्रेस समय रहते कोई ठोस कदम उठा पाएगी तो उम्मीद करते हैं कि इस देश में विपक्ष का चेहरा बने रह पाएगी। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी, जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। बहरहाल आप चारों बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। कांग्रेस के भविष्य पर हमने बातचीत की, पर शेर हमारा प्रशांत किशोर जी को समर्पित है। प्रशांत किशोर ने दूसरी बार दस्तक दी थी।
कांग्रेस के अंदर दाखिल होने के लिए, लेकिन वापस लौट गए। क्यों लौट गए, इसको लेकर शायर ने कमाल के तरीके से कहा। इसमें एक शब्द आया है जां, स्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो शेर ये है कि आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए। आए भी लोग, बैठे भी, उठ भी खड़े हुए, मैं जां ही ढूंढता तेरी महफिल में रह गया। आतिश ने यह कमाल का शेर कहा था कि जैसे शायर ने कहा कि मैं जगह ढूंढता रह गया, प्रशांत किशोर भी न केवल कांग्रेस में बल्कि सही मायनों में भारतीय राजनीति में अभी अपनी जगह ही ढूंढ रहे हैं। रणनीतिकार के तौर पर वह जितने भी सफल रहे हों, पर एक राजनीतिज्ञ के तौर पर पिछले 10 साल से वह संघर्ष ही कर रहे हैं। स्थान उन्हें मिल नहीं रहा। लोग उनकी प्रतिभा से डर कर नहीं दे रहे या कोई और कारण, इस पर आप विचार करें। लेकिन मुझको अब इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए सादर प्रणाम।